बदलते वक्त के साथ हमारी सोसाइटी काफी लिबरल हो गई है और कुछ ऐसी बातें जो कुछ साल पहले बुरी मानी जाती थी वो अब अच्छी और एक्सेप्टेबल बन गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छाई के साथ हमारे समाज के सामने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बुराइयां भी खड़ी हो गई हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मार्च 2018 में मेरे सामने आया था, जब मैं पुणे के खड़गपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। सिर्फ ध्रुव को ही नहीं, पूरे क्लास को पता चल गया कि मैडम ध्रुव को पसंद करने लगी है। अरे नाश्ता तो करके जाओ, बीच में ही छोड़ के चलेगा। हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार तुम्हें मना किया था हमने कि फोन मत करना। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे बिजी था इसलिए नहीं उठाया फोन तुम्हारा मैंने। मकान मालिक जब भी मुझे मिलता है हमेशा यही पूछता है, आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? अब तुम ही बोलो कि उन्हें क्या बोलूं मैं? अरे वो कौन होता है ये सब पूछने वाला? उसका क्या लेना देना इन सब बातों से? देखो, फालतू में गुस्सा मत करो, तुम घर आ जाओ, उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और देखो, अगर मैं मुश्किल में पड़ी ना तो फिर तुम्हें भी मुश्किल में डालूं। तुम धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ, अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़ा ना तो फिर मुझे तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी बीवी के साथ रहना पड़ेगा। बकवास बंद करो, आज आ रहा हूं मैं। तो बस याद रखना तुम्हें पैसे लेकर आना है। उसी के इंतजाम में लगाऊं। ओके, बाय। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं देर हो के आता हूँ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? पता है तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी? इसके लिए ना बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुके हो, पर मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि... मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है मुझे, और पैसों का इंतजाम कर रहा हूं मैं। बहुत जल्द तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। पहले मुझे मेरे पैसे दो, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा। बड़ों का भी यही प्रॉब्लम है, मुझे ना रोज दो दो सब्जियां बनानी पड़ती हैं। किसी को ये नहीं पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद है। देखो कितनी सब्जियां लेके आई। कुछ भी। बस 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 भैया, बस। ममता देख, कुसुम आंटी आई हैं। आंटी, चल 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 चल। आंटी आप कैसे हो? ये हमारी दूर की चाची हैं, इंदौर से आई हैं। अच्छा। मैं अभी मिल के आती हूँ। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक। आज अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? इन दोनों की बहुत याद आ रही थी,
और इन दोनों को तो आती नहीं है। ऐसे देखने जाए तो किसी को नहीं आती। कोई फोन करके पूछता भी नहीं है मुझे कि जिंदा हूँ कि मर गई। नहीं, अब चलिए ना ऊपर चल के बात करते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। चलो आंटी। चलो आ जाओ। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना। मैंने तुम्हें आज तक किसी बात के लिए मना किया क्या? मैं सब कर दूंगा। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, रहे मेरे घर में रहे और गुलामी उसकी कर रहे हो। तुम गलत समझ रही हो सोनल, वो बात नहीं है। अच्छा, तो क्या बात है? चल क्या रहा है? मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की जितनी उस कमीनी से कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब किसी के भी सामने शुरू हो जाती हो तुम। एक मिनट, किसी के भी सामने मतलब? ये तो घर की है ना। और जब तुम्हें मेरी चिंता नहीं है तो फिर इनकी चिंता क्यों कर रहे हो? चले क्यों गए? यही बात करो ना। बेशर्मी की हद तो वैसे ही पार कर चुके हो। सबके सामने बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा? दीदी शांत हो जाइए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम सब लोग बैठो। चाय तो मैं बनाकर लाती हूँ, क्योंकि इसने शादी मुझसे इसीलिए तो की है कि घर में एक नौकरानी चाहिए। दीदी वाह, क्या हालत बना के रखी है। कुछ कहो कुछ पूछो तो काटने को आता है। सब ठीक है या वैसे ही? आप उधर चलो, मैं सब बताती हूँ। हुकुम सेठ, बस एक आखिरी बार पैसे दे दो। तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं अपने ड्राइवर को पैसे दे दूं। कम से कम वापस तो मिल जाएंगे वहां से मुझे पैसे। माफ करना नहीं हो पाएगा। लिपस्टिक है ना? ये लिपस्टिक कटा देना। लिपस्टिक है ना ये रवि? लिपस्टिक? जीजू आज तो हद ही हो गई। अबे छोड़ो तुम लोग, मुझे तंग मत करो। अच्छा, तो बात यहाँ तक आ गई है। सवेरे सवेरे व्यायाम करने से मस्त फील होता है, अच्छा लगता है एकदम। वो देखो, अरे बच्चे लोग, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे जिसकी गाड़ी होगी अगर उसने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। अरे अंकल ये किसी की गाड़ी नहीं है, 2 दिन से यहीं पे और कोई लेने भी नहीं आया। साहब, बच्चे लोग बोल रहे थे कि गाड़ी 2 दिन से इधर ही पड़ी हुई है। मुझे तभी डाउट हुआ कि कोई इतनी महंगी गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है सड़क पर, वो भी खुली हुई। इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। भाग, गाड़ी जमा दे, चेक करा कहीं पेपर्स वगैरह का है का? ओके सर, कर दे। मैडम आजू बाजू चेक करा कहीं बैठता है का? साहब, कार में बम तो लगा के नहीं गया ना? सर, हे बाबा, तुम इथेच थांबा। ये देखिए सर, देसी रिवॉल्वर के बुलेट्स। इसका कनेक्शन इस गाड़ी के साथ है या फिर यहाँ पे कुछ और भी वारदात हुई है? फिलहाल इसे बैलिस्टिक के लिए भेज दो। सर, गाड़ी पूरी खाली है, कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। तू यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलेगा यहाँ से? अरे अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ, वो तो दीदी ने भेजा पैसे के लिए। अरे भाड़ में गई तेरी दीदी। चल निकल यहाँ से, निकल। शिकोली, इसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो। चल निकल, और आइंदा से दिखना नहीं चाहिए मेरे को, हैं? वरना तुम्हारी क्या नहीं। चल निकल। ये आपने ठीक नहीं किया जीजा जी। वीडियो क्यों भेजा तुमने मुझे?
दिला सकूं कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं। मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी, पर मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो तुमने किया। मेरे भाई को पैसे देने के बजाय उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, उसे उठाकर बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता है वो कितना रो रहा है? उस वजह से ना मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। सोच रही हूँ कि ये वीडियो ना तुम्हारी बीवी को भेज दो, तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? नहीं, देखो ऐसा मत करना, ऐसा कभी मत करना। मैं आता हूँ तुम्हारे पास, मैं आके बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। गायकवाड़, बैलिस्टिक रिपोर्ट से तो ये साबित होता है कि वो बुलेट्स किसी देसी रिवॉल्वर के ही है। लेकिन सर अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उन शेल्स का उस गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। ये भी हो सकता है उन शेल्स का गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन हो ही ना। नहीं, कनेक्शन तो है, वरना इतनी अच्छी खासी चालू कंडीशन की गाड़ी कोई ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर क्यों जाएगा। आरटीओ से उस गाड़ी के डिटेल्स मंगवाए सर, जल्दी आ जाएंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन में मैं पूरे 1 करोड़ रुपए तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस वक्त सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो प्लीज। और अगर पैसे नहीं अरेंज हुए तो? तुम्हें जो अच्छा लगे ना तुम वो करना, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू। तुम 6 बज चुके हो और तुम अभी तक नहीं आए? हाँ, तुम्हारे घर के बाहर ही हो, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। अरे शशिकला भाई, कोई फायदा नहीं है। मैं 1 घंटे पहले डोरबेल बजा के गया हूँ। अरे पुलिस को बुला लेते हैं, 2 दिन से दरवाजा बंद है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं अंदर क्या हुआ है। नमस्कार सर। सर मैं शर्मा, मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ? सर ये फ्लैट नंबर 2 है, ये पिछले 2 दिन से बंद है साहब। बुरी तरह से बदबू आ रहा है। किसका फ्लैट? रमाकांत जी का। रमाकांत जी। हाँ जी सर। नमस्ते। आपका फ्लैट? हाँ सर, मेरा ही फ्लैट है। अभी 2 महीने पहले एक फैमिली को भाड़े पे दिया था, सुषमा और उसका पति रवि सिन्हा। डुप्लीकेट चाबी है आपके पास? हाँ है ना सर, आइए। आइए। कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए आपका वेट कर रहे थे। इन सबको बाहर निकालो। गायकवाड़, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर नहीं सर, कोई आईडी प्रूफ या कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं। सर ये बुलेट का शेल है, इसी से उस पर फायर किया गया है, और मर्डरर ने बड़ी चालाकी से इस तकिए में से बुलेट फायर की है ताकि आवाज ना हो और वो अपना काम करके चुपचाप निकल जाए।
एक काम करो गायकवाड़, रख दो उसको। इस शेल को बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। सर इसके पति को तो मैंने भी 2-4 बार ही देखा था, ज्यादातर अकेले ही रहती थी। मैंने 1-2 बार पूछा भी था तो बोली कि वो काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। इसके पति का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है ना सर। गायकवाड़ बोला सर, रवि सिन्हा का नंबर स्विच ऑफ। अच्छा सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने भी इस फ्लैट में इन पति पत्नी के अलावा किसी को आते जाते देखा है? हाँ सर, एक लड़का आता था, मैंने पूछा भी था कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि भाई है मेरा। भाई? रमाकांत जी, आपको किसी ऐसे लड़के के बारे में कुछ पता है? जी नहीं सर। अच्छा, इस लड़के का कोई मोबाइल नंबर, एड्रेस किसी के पास? नहीं सर। गायकवाड़, इस रमाकांत से रेंट एग्रीमेंट की कॉपी ले लो और ये जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज निकलवाओ, शायद उसमें कुछ मिल जाए। हाँ अभी रखो तुम फोन, में बाद में फोन करता हूँ। चलो रखो। सर, इस रेंट एग्रीमेंट में रवि सिन्हा ने अपना परमानेंट एड्रेस अपने ऑफिस का एड्रेस दिया है, मतलब ओसवाल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस का एड्रेस। और रवि और सुषमा दोनों के फोन अभी भी स्विच ऑफ है। सर सुषमा जो सिम यूज कर रही थी, वो नंबर के लिए उसने अपने पिछले वाले फ्लैट का एड्रेस दिया था जो 6 महीने पहले छोड़ दिया उसने। एक काम करो, सुषमा और रवि दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। अच्छा, उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला किसकी है? जी सर, आरटीओ से पता चला कि वो गाड़ी किसी अजय किर्लोस्कर के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो फिलहाल शहर से बाहर गया हुआ है। उसे बोल दिया है कि जैसे वो वापस आता है पहले पुलिस स्टेशन है। वो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल एक काम करो, इस रवि सिन्हा के ऑफिस में जाकर पूछताछ करो। सर रवि सिन्हा, वो तो 2-3 दिन से छुट्टी पे हैं, 12 मार्च एंड 13 मार्च, मगर आज आने वाले थे, अभी तक आए नहीं। मैंने उन्हें फोन भी लगाया मगर उनका फोन नहीं लग रहा है। तो सर आप ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली उनकी वाइफ का मर्डर हो गया। वाइफ का मर्डर? कब? पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद परसों शाम। अभी 1 घंटा पहले तो मेरी उनकी वाइफ से बात हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर एक कंफ्यूजन है। रवि सिन्हा के ऑफिस के एचआर से पता चला है कि उसकी एक्चुअल वाइफ का नाम तो सोनल सिन्हा है, तो वो भक्ति पार्क में रहती है अपनी दोनों बहनों के साथ। तो फिर ये सुषमा सिन्हा कौन है? सर मोबाइल फोन के लोकेशन के मुताबिक रवि सिन्हा का फोन 13 मार्च को शाम को 7 बजे शिवाजी नगर के भक्ति पार्क के आसपास बंद हुआ है। और सर सुषमा का फोन रात को 10:30 बजे उसके घर से भक्ति पार्क तक ट्रैवल करता दिख रहा है, और उसका फोन रात को 11 बजे वही आसपास बंद हुआ है। अब इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति पार्क ही जाना होगा, क्योंकि वहीं पर जाकर दोनों के फोन स्विच ऑफ हुए हैं और भक्ति पार्क में ही इसकी सो कॉल्ड ऑफिशियल वाइफ भी रहती है। चलो। क्या वहां भी नहीं पहुंचे? प्लीज आपको कुछ भी पता लगता है तो जल्दी बताइए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। सर जीजाजी कहाँ है? रवि सिन्हा कहाँ है? सर पता नहीं कहाँ है वो। अभी अभी उनके ऑफिस से भी फोन आया था कि वो वहां भी नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 11 तारीख को, जब वो अपना बैग पैक कर रहे थे। क्या कर रहे हो तुम? ये कहाँ जा रहे हो रवि? उस चुड़ैल के पास जा रहे हो ना? तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। तुम्हें जो सोचना है सोचो। हटो वहां से। रवि, हटो। रवि मेरी बात तो सुनो रवि प्लीज। दीदी क्या हुआ? जीजू कहाँ चले गए? सर वो उसी कमीनी औरत के पास गए होंगे, उसी के साथ होंगे वो। उसकी वजह से ही ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आप गलत सोच रही हैं। आप जिस औरत की बात कर रही हैं सुषमा, उसका मर्डर हो चुका है और आपके पति गायब हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप अपने और आपके पति के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर हम दोनों मैट्रिमोनी साइड से मिले थे। कुछ 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी। फादर नहीं थे मेरे, और शादी के बाद मम्मी की भी डेथ हो गई थी। फिर रवि ने डिसाइड किया कि ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगी। सर जीजू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान अपनी बेटियों की तरह रखा, कभी फील नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है। सर प्लीज सर जीजू को ढूंढ दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर।
आपको यकीन है कि 11 तारीख के बाद आपके पति आपको मिले ही नहीं? नहीं सर। आप सच बोल रही हैं? क्योंकि 13 तारीख की शाम को आपके पति का फोन स्विच ऑफ होने से पहले आपके घर के पास ही दिखा है। लेकिन सर वो जब से यहाँ से गए घर कभी वापस आए नहीं, और हमें तो पता भी नहीं है कि वो घर के आसपास भी आए होंगे। तो अगर आपके पति आपसे कांटेक्ट करते हैं या उनके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है, आप सबसे पहले हमें फोन करेंगे। जी सर। चलो बाबा। ये लॉबी का कैमरा चल रहा है? नहीं साहब, ये चालू नहीं है। ये कैमरा? हाँ साहब, वो चालू है। बैकवर्ड, मुझे इस कैमरे के 11 से 13 मार्च के बीच की सारी फुटेज चाहिए, और वो सोनल और उसकी दोनों बहनें ममता और कामना, उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स वो भी निकलवाओ। सर, तो सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 13 मार्च को रात 10 और 11 के बीच हुई और उस पर फायर किए गए बुलेट्स, और घर में मेरे बुलेट शेल के बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह कंफर्म हुआ है कि उसके मर्डर में हाई एंड स्मिथ एंड वेसन गन इस्तेमाल हुई है। गायकवाड़, सुषमा के घर में हमें फोर्स्ड एंट्री का कोई भी निशान नहीं दिखा। इसका मतलब उसका मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसको वो जानती थी, और हो सकता है कि वो आदमी रवि सिन्हा ही हो। रवि सिन्हा का फोन शाम को 7 बजे स्विच ऑफ हो गया भक्ति पार्क में, इसलिए अब हमें यह पता लगाना मुश्किल है कि जब सुषमा का मर्डर हुआ तब रवि सिन्हा कहां था। सर, हमें जो लावारिस कार मिली थी उसका ओनर आ गया। मैंने तो सिन्हा के एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, पता नहीं उसने अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया। एक मिनट, आपने ये गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? किर्लोस्कर का यह कहना है कि उसने वो गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी। उस गाड़ी के पास हमें जो बुलेट के शेल्स मिले वो देसी रिवॉल्वर के, और सुषमा का मर्डर स्मिथ एंड वेसन गन से किया गया है। अब इसमें बहुत सारी थियरीज निकलती है गायकवाड़। सबसे पहली थियरी ये कि ये दोनों गन्स रवि सिन्हा की है। दूसरी थियरी ये कि स्मिथ एंड वेसन गन रवि सिन्हा की है जिससे उसने सुषमा का मर्डर कर दिया, और किसी और ने गाड़ी के पास रवि पर देसी रिवॉल्वर से हमला कर दिया। और तीसरी थियरी ये कि देसी रिवॉल्वर रवि का है और किसी और ने सुषमा पर स्मिथ एंड वेसन गन से हमला कर दिया। सर, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि उस देसी रिवॉल्वर की बुलेट्स का रवि सिन्हा और सुषमा के मर्डर्स के साथ कोई रिलेशन ही ना हो। सर, सुषमा और रवि सिन्हा के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज आ गए। पॉज करो। गायकवाड़, इस फुटेज से ये तो पता चल रहा है कि ये जो व्हाइट कलर की गाड़ी ये रवि की है, और ये भी कि शायद सोनल सच ही बोल रही है। वाकई में 11 तारीख को शाम को रवि निकल गया है घर से। कुर्सी रखो। ये देखिए सर, 13 मार्च का फुटेज, शाम को 7:30 बजे ऐसे ही गाड़ी अंदर आते हुए दिख रही है। एक मिनट पॉज करो, जूम करो। सर, ये तो रवि की गाड़ी, नंबर देखिए। मतलब यहां पर भी सोनल सच ही बोल रही है। रवि शाम को 7:30 बजे अपने बिल्डिंग में वापस आया है, लेकिन वो अपने पार्किंग तक भी नहीं गया, यहीं से यूटर्न लेके वो वापस चला गया। करड़े काम करा, विक्रम नगर का फुटेज निकलवा। सर, ये देखिए सर, सुषमा की बिल्डिंग का 6 बजे का फुटेज। ये रवि सिन्हा की गाड़ी आई। ये एक मिनट, रिकॉर्ड पॉज करो, पीछे लो। हाँ, यार पॉज करो, जूम करो। ये देखो इसके ये पीछे क्या है? सर, ये तो गन लग रही है। इसका मतलब ये शाम को 6 बजे ही गन लेकर सुषमा के घर गया, लेकिन पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो सुषमा का मर्डर रात को 10 से 11 के बीच हुआ है। ओह, तो ये शाम को 6 बजे गन लेकर सुषमा के घर गया, लेकिन तब ये सुषमा का मर्डर कर नहीं पाया। फिर ये वापस भक्ति पार्क अपने घर गया, फिर ये भक्ति पार्क से निकला और रात को ये सुषमा का मर्डर करने के लिए वापस गया। एक काम करो, रात को 10 बजे का फुटेज चेक करो। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब रात को रवि सिन्हा वापस आया ही नहीं। सर, सुषमा की बिल्डिंग में पीछे से भी एक एंट्रेंस है, यहाँ पे लाइट ज्यादा नहीं है, काफी अंधेरा होता है, और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। हो सकता है कि रवि सिन्हा वहां से आया।
इस केस में हमारे पास थियोरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबूत की कमी थी। वैसे रवि सिन्हा के मोबाइल लोकेशन से हमें काफी कुछ बातें पता चली थी। 11 तारीख की रात को रवि सिन्हा इंदौर गया। 11 तारीख की रात से लेकर 12 की सुबह तक ट्रैवल करके वो इंदौर पहुंचा। 13 की सुबह वो इंदौर से वापस निकला और शाम तक पुणे आया। जिन बच्चों और बुजुर्गों को रवि की गाड़ी मिली थी, उन्होंने यही बताया था कि 13 तारीख की रात से वो गाड़ी वहीं पर थी। ममता, कामना और सोनल के मोबाइल रिकॉर्ड से ये पता चला कि ये तीनों औरतें 13 तारीख की रात से लेकर अगले दिन सुबह तक अपने घर पर ही थी। वैसे ममता और कामना के मोबाइल रिकॉर्ड्स में हमें एक नंबर मिला था जो इंदौर का था और जिस नंबर पर ये दोनों लड़कियां लगातार टच में थी, और ये नंबर कुसुम सिन्हा नाम की किसी औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चली थी कि कॉलेज में ममता और कामना का नाम सिन्हा नाम से रजिस्टर्ड था, लेकिन अगर वो सोनल की बहनें थी तो उनका नाम पांडे होना चाहिए था। सर, कामना और ममता मेरी बहनें नहीं है। बहन नहीं है तो फिर क्या है? बेटियां हैं। क्या? सगी नहीं, सौतेली बेटियां। मतलब? रवि की पहली बीवी कुसुम है, कामना और ममता उन्हीं की बेटियां हैं। तो फिर आपने इन्हें अपनी बहन बनाने का नाटक क्यों किया? सर, रवि इंदौर के पास एक गांव से है। 10 साल पहले कुसुम के साथ उनकी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कुसुम को डिवोर्स दे दिया था और वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। फिर करीब 4 साल पहले हमारी मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट पे हुई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने मुझे अपनी पहली बीवी से हुए बच्चों के बारे में बताया था और वो उनके फ्यूचर को लेके भी काफी परेशान थे। फिर मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम बच्चों को यहाँ पुणे ले आए और बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करें, तो वो मान गए और फिर मैं खुद कुसुम दीदी से बात करने इंदौर गई थी। दीदी, इंदौर थोड़ा छोटा सिटी है। पुणे में इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है और इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और आप तो यहाँ हैं, आप जब भी चाहें पुणे इनसे मिलने आ सकती हैं। महान बनने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चों को छीनने आई। तेरी ना महानता में निकालती। चल यहाँ से, मेरे घर में घुसने की कोशिश मत कर। चल यहाँ से। बढ़िया। हमने इन्हें खुद कांटेक्ट किया और फिर जैसे तैसे माँ को भी मना लिया। पापा चलो। हाँ चलते हैं। तब से ये दोनों यहाँ रहने लगी और रवि तो आज भी कुसुम दीदी को उनका खर्चा देते हैं। नहीं, लेकिन अभी भी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रवि अपनी ही बेटियों को अपनी सालिया बनाकर यहाँ पर क्यों रख रहा था? सर, उन्हें लगता था कि अगर वो इन्हें अपनी बेटियां बताएंगे तो उनके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। उनके ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उससे उन्हें बच्चे हैं। खैर, 11 तारीख के बाद रवि ने आपसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की? उसकी कोई खबर? नहीं सर। हाँ बोलो। ठीक है, हम आते हैं। सही बात नहीं, डेड बॉडी मिली है। कहाँ पर? सो उस दिन मुझे गाड़ी मिली थी, उसके पास एक मटन शॉप है, उसके पीछे। ए रुक, पुलिस आ गई, फोन रख। साहब, मैं रमजान, मैं ही आपको फोन किया था। आप पीछे की साइड। साहब, बकरे का जो खराब मांस निकलता है, जो खराब चर्बी निकलती है, वो हम इधर पीछे के साइड में फेंक देते हैं और 1-2 दिन में साफ भी कर देते हैं। अपना लड़का सुबह के साफ करने लगा तो उसने मेरे को ये सब चीज बताया, तो मैंने फटाफट आपको फोन किया। सर, पेट में मल्टीपल स्टैबिंग की गई और शायद मौत की वजह भी यही है और चेहरा भी बुरी तरह कुचला गया है। शायद उसकी पहचान ना हो सके इसलिए। कर दे, आजू बाजू लोग बगा। देखो, आईडी प्रूफ मर्डर वेपन कुछ मिलता है क्या? रायकोड। इसका और कामना और ममता का डीएनए मैच करके देखो। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि शायद ये रवि सिन्हा है। सर, आपका सिक्स सेंस सही निकला। उस बॉडी का डीएनए कामना और ममता के डीएनए के साथ मैच करता है। मतलब अब ये कंफर्म है कि वो बॉडी रवि सिन्हा की ही है। यस। अब गायकवाड़ जिसने भी ये मर्डर किया है वो बहुत ही शातिर है। उसने रवि सिन्हा को स्टैप करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया और उसकी बॉडी जानबूझकर बूचड़ खाने के पीछे फेंक दी
ताकि बॉडी की स्मेल उस बूचड़ खाने के पीछे पड़े मांस के स्मेल से मिक्स हो जाए और मर्डरर साफ बच जाए। खैर सबसे पहले तो एक काम करो, रवि सिन्हा की फैमिली को इन्फॉर्म करो और उसकी वो पहली बीवी है कुसुम, उसको भी। रवि का मर्डर कौन कर सकता है? आपको किसी पर शक? आपकी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी? 2 हफ्ते पहले इंदौर आया था घर पे। उस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जाते जाते मुझे बर्बाद करके चला गया। मतलब? 12 तारीख को घर पर आया था, मुझे बोला कि अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ताकि उनका फ्यूचर बन सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। मैंने अपना सब कुछ गिरवी तक रख दिया और तुम लोग एक साइन नहीं कर सकती। मैं बच्चों के लिए ना कुछ भी कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अब क्या दिख रहे हो? दो, कहाँ साइन करना है? यहाँ साइन करो। ये लो। कहाँ करना है? बच्चों का नाम लेकर मेरे सर से छत छीन ली। अरे आप लोग मेरे सामान क्यों बाहर निकाल रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है अगर मैं अपना घर बेचूंगी तो मुझे नहीं पता होगा क्या? ये तुम्हारी साइन है यार? हो गई तसल्ली? मैंने पैसे दिए इस घर के लिए, अब ये घर मेरा है। चलो इसका सामान बाहर निकालो सब लोग। तो उस वक्त रवि कहाँ था? वो कभी ना 13 तारीख को पैसे लेकर चला गया। जीते जी तो उसने मुझे घर से बाहर कर ही दिया था। मेरा एक आखिरी सहारा था, वो भी मुझसे छीन लिया। हाँ, पैसे लेके निकल गया। ठीक है। विक्रांत नगर में मिली एक औरत की लाश। पुलिस को उस औरत के पति पर शक था, पर वो पति मर चुका है। तो आखिर में कौन है इन दोनों कत्ल के पीछे? पुलिस का कहना यह है कि वो तहकीकात कर रही है और इससे ज्यादा जवाब उनके पास नहीं है। बोला। सर, मेरा नाम प्रकाश पेठे है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। सर, कोई मुझे फेक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। फेक वीडियो? सर, कुछ महीने पहले मैं एक आशा नाम की लड़की से मिला। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, हम दोनों का अफेयर हो गया। फिर एक दिन जब उससे मिलने में उसके घर गया तो मैंने देखा किसी ने उसे चाकू मारा हुआ है। सर, जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो जिंदा थी, तो मैंने सोचा मैं उसे बचा लूंगा, इसलिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाला, पर वो तभी मर गई। और इसका किसी ने वीडियो बनाया? उसके भाई श्रीकांत ने। उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बहन का खून कर दिया। मैंने उसे सब सच बताया, पर वो कहने लगा कि नहीं, उसके पास वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि मैंने उसकी बहन का खून किया और वो मुझे जेल भेज के रहेगा। मैं बहुत डर गया था सर। फिर उसने मुझे कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा और बॉडी भी डिस्पोज कर देगा, पर इसके लिए मुझे उसे पैसे देने पड़े, जो मैंने दिए भी। पर उसके बाद भी श्रीकांत और उसकी बहन मालती वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे। अगर 2 घंटे के अंदर ना तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे ना, तो वो वीडियो ना तुम्हारे घर वालों को भेज के ना तुम्हारी परेशानी का इंतजाम कर दूंगी। और अब 2 घंटे में मुझे उन्हें 1 करोड़ रुपया देना। ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो है आपके पास? जी सर। एक मिनट, इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है ये क्या नाम बता रहा? आशा? जी। नहीं, आशा नहीं, ये तो सुषमा है और इसका मर्डर 13 तारीख को हुआ है। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। एक लड़की 2 बार कैसे मर सकती? ये कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। मतलब सुषमा ने आपको झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका फेक मर्डर किया गया और इसके फेक मर्डर के लिए अब इसका वो सो कॉल्ड भाई और बहन आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब हम भी एक जाल बिछाते हैं, उस जाल में शायद ये असली कल्प्रिट पकड़े जाएं। पैसे लाऊं? लाया हूँ। अब तुम्हारी फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गई है, अब तुम फ्री हो। सर, ये मालती और सुषमा दोनों सगी बहन थी सर। जैसे सुषमा ने प्रकाश को अपने जाल में फंसाया था,
वैसे ये मालती ने पैसों के लिए रवि को अपनी जान में फंसा लिया था सर। पाटिल मैडम, कन्या भी सच बोलना चाहती है, उसकी भी मदद करो, उसको भी मिर्ची खिलाओ। नहीं, मैं बता रही हूँ। सुषमा ने प्रकाश के सामने मरने का नाटक किया था। वैसे मैंने भी रवि के सामने मरने का नाटक किया और सुरेंद्र ने उसका वीडियो बनाया था। सुरेंद्र ने रवि को भी लाश को ठिकाने लगाने के बदले में पैसे मांगे थे। पहले तो रवि बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जब सुषमा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो उसकी वाइफ को भेज देगी, तब वो मान गया। तो सुषमा और रवि की वाकई में शादी हुई थी? नहीं सर, वो लोग झूठ बोलकर विक्रांत नगर में रहते थे। अरे तू सच में इनका भाई है क्या? नहीं सर, मैं इनका कोई भाई नहीं था, इनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था सर। इन लोगों ने हमको पैसों के लिए हार किया था। तो जिस दिन सुषमा की मौत हुई तो उसके साथ था? हाँ सर, साथ में था सर, लेकिन 9:45 तक मैं वहां से निकल गया था। तो ये भी तो हो सकता है कि जो पैसे रवि ने सुषमा को दिए थे वो पैसे तूने लिए, तूने सुषमा का मर्डर किया और फिर तू वहां से गया। अरे सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। हाँ सर, ये सही बोल रहा है, इसने नहीं मारा उसे। उसे 10 बजे के तकरीबन रवि का दिया हुआ 1 करोड़ रुपए लेके वे मेरे पास आया था। सुषमा की मौत की वजह से हम लोग फंस सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग प्रकाश से 1 करोड़ रुपया और निकलवाएंगे और हमेशा के लिए पुणे छोड़ देंगे। हाँ सर, ऐसा ही प्लान किया था हम लोगों ने। रवि के पास सुषमा के मर्डर का मोटिव था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रवि की मौत 13 तारीख को शाम 6 से 8 के बीच हुई थी, जबकि सुषमा की मौत 13 तारीख को रात 10 से 11 के बीच, यानी रवि सुषमा से पहले मर चुका था। रवि की मौत ने उसे इनोसेंट साबित कर दिया। ना ही रवि के केस में हमारे पास कोई क्लू था और ना ही सुषमा के। तभी हमने कामना के कॉल रिकॉर्ड से वो नंबर निकाले जिनसे वो लगातार टच में थी। उसमें से एक नंबर 13 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उसके घर के पास एक्टिव था। जब हमने पूछताछ की तो हमें यह पता चला। सर, मैंने सुषमा को नहीं मारा है। मैं कामना की मदद कर रहा था सर, भरोसा करिए मेरे पे सर, मैंने नहीं मारा उसे। कामना? तो क्या कामना ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सुषमा का मर्डर किया था? नहीं सर, मैंने सुषमा को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी सर। कामना और ध्रुव सुषमा के केस में दोनों सिर्फ मोहरे थे, असली मर्डरर कोई और ही था। मुझे डाउट तो पहले से ही था कि रवि का कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन कंफर्म उस दिन हुआ जब ध्रुव और कामना ने विक्रांत नगर में रवि का पीछा किया। वो घर मिस्टर एंड मिसेस रवि सिन्हा के नाम पर था। मुझे लगा रवि ने सुषमा से शादी कर ली है। सुषमा को किसी भी हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ध्रुव की मदद ली, क्योंकि ध्रुव रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर मुझे ध्रुव ने वो गन लाकर दी जिससे मैंने सुषमा को मारा। 13 तारीख की शाम को हम तीनों ने अपना फोन साइलेंट पे करके घर पे ही छोड़ दिया था। फिर हम लोग प्लान के मुताबिक सुषमा के घर के बाहर पीछे के रास्ते से पहुंचे। कौन है वो? क्या चाहिए? मेरा पति। सुषमा को मारने के बाद मैंने उसका फोन उठाया और अपनी बिल्डिंग के पास लाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने इस शादी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सर, लेकिन उसने उस सुषमा से शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सोनल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं, रवि और सुषमा की शादी कभी नहीं हुई थी। सुषमा, उसका भाई और उसकी बहन मालती, तीनों ने मिलकर रवि को झूठे प्यार के जाल में फंसाया था और वो तीनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। सुषमा का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन रवि का मर्डर किसने किया? सोनल अपने पति का मर्डर नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पति को अपने पास वापस लाना चाहती थी, और इन दोनों लड़कियों का तो उनके बाप के अलावा कोई फ्यूचर ही नहीं था। समझ में नहीं आता रवि को मारने का मोटिव किसके पास था।
तू बैठ, मैं देखती हूँ। जी विवेक, विवेक सिन्हा, महाराष्ट्र पुलिस। विवेक, सिर्फ एक सवाल तुमसे पूछना है, तुमने अपने पिता रवि सिन्हा का खून क्यों किया? सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो सच है वही बोल रहा हूं। जैसे कि 13 मार्च को आपका बेटा पुणे गया था, रवि इंदौर से पुणे गया और उसके पीछे पीछे ये भी गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके मोबाइल की लोकेशन कह रही है। देखो, हम ये कंफर्म जानते हैं कि तुमने अपने पिता का खून किया है। अब अच्छा होगा अगर तुम ही बता दो कि कैसे किया और क्यों किया। क्योंकि वो बहुत ही कमीना बाप था। 10 साल पहले सोनल से शादी करने के लिए मेरी माँ को छोड़कर चला गया। नहीं तो बच्चों के लिए रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर मेरी बहनों को भी हमसे अलग कर दिया उसने। कामना ममता, अगर तुम दोनों यहां से गई तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भूल जाता, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया और हमारा घर बेच दिया। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं पुणे गया। हाँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम 15 मिनट के बाद मुझे करवे चौक के पास मिलो। फिर उन्होंने मुझे वहां से पिक किया और एक सुनसान सी जगह में ले गए और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और अपना वही दुखड़ा सुनाने लगे। बेटा, मैं एक औरत के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया हूँ, बहुत बुरी तरह से। अगर मैं उसे पैसे नहीं देता ना तो वो मुझे बर्बाद कर देती। बेटा, मैं बहुत जल्द तेरी मम्मी का घर तुझे वापस दिलवा दूंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी माँ का घर वापस चाहिए बस, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बदतमीज, अपने बाप के छोड़, बात छोड़, मुझे मेरी माँ का घर वापस चाहिए, समझ नहीं आ रहा तुझे? आगे मत बढ़ो वरना मैं सचमुच गोली मार दूंगा। गुजर खाने के पीछे फेंक दी, चाकू मैंने रास्ते में एक नदी में फेंक दिया था। और अब ये जानती थी कि आपका बेटा पुणे क्यों जा रहा है, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? पहले सोचा उसे रोक लूं, फिर लगा समाज में छोड़ी हुई औरत से ज्यादा इज्जत विधवा की होती है ना, तो क्यों ना विधवा ही बनकर थोड़ी इज्जत कमा लूं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपका ये पागलपन आपके बेटे को जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल बना देगा। उस दिन अगर रवि का रिवॉल्वर लॉक नहीं हुआ होता तब भी शायद वो अपने बेटे पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि रवि अपने बच्चों का भला चाहता था। लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रवि की जान चली गई और उसका पूरा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया। रवि को इस जुर्म की दस्तक कई बार मिल चुकी थी, लेकिन रवि ने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया और मालती, सुरेन और सुषमा के जाल में फंसकर उसने सब कुछ उजाड़ दिया। इसीलिए कहता हूं, जुर्म की दस्तक को अनदेखा अनसुना ना करे, उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मिस्टर दर्शन नायर, आपने अपना प्रॉमिस तोड़कर अच्छा नहीं किया। रेवती? हाँ, रेवती। अभी आपको अपना गलती सुधारना पड़ेगा। प्रीति, दमयंती, तुम लोगों ने किया ना? है? तुम लोगों ने किया? अब्बा, आज आपने बोला था कि आप हमें फन सिटी लेके जाओगे, लेकिन आप नहीं लेकर गए और इसीलिए हमने आपको जोकर बना दिया। अब्बा, अभी आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और हम सबको कल फन सिटी लेके जाना पड़ेगा। हाँ, ओके बाबा, ओके, हम तुम सबको फन सिटी लेके जाएगा।
नहीं तो तुम लोग मेरा ड्रैकुला बना देगा। नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसा केस है जो आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं था। इस केस के खुलासे, क्राइम का मोडस ऑपरेंडी ऐसा है जिसमें कोई भी आम आदमी इसका शिकार बन सकता है। आज जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, हो सकता है इस दौरान भी कोई मासूम इस तरह के अपराध का शिकार बन रहा हो। ये केस तब का है जब मैं कर्नाटक के कोमाची इलाके में पोस्टेड था। कोमाची एक शांत सा कस्बा था, लेकिन तब हमें यह मालूम नहीं था कि उस कस्बे की शांति के पीछे कई जुर्म अपने पांव पसार रहे थे, और उसी दौरान हम लोग सुरक्षा को लेकर कई जरूरी कदम भी उठा रहे थे। अभी जो मैंने आपसे और मुझे लाइव देखने वालों से कहा, उसे लेकर आपके माता पिता, गार्जियंस, आपके टीचर्स ने कई बार आपसे बातें की होंगी कि आजकल के माहौल में किस तरह से आप लोगों को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग और सतर्क रहना है। और अब मैं आपको एक ऐसे वुमेन्स स्पेशल हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस पर आप 24 घंटे में कभी भी पुलिस को फोन करके अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। और यह नंबर है 1800। ये एक टोल फ्री नंबर है जो आज 16 जुलाई 2017 ठीक 11 बजे से एक्टिव हो चुका है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो आपको लगता है कि वो रास्ता सेफ नहीं है, जहां रोड साइड मजनुओं का जमघट है, या आप किसी भी मुसीबत की घड़ी में हैं, तो प्लीज आप तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपका ये कॉल ऑटोमेटिकली पास के पुलिस स्टेशन और पेट्रोलिंग टीम को डाइवर्ट हो जाएगा, और इस एरिया में इस नंबर पर आई शिकायतों को मैं खुद मॉनिटर करूंगा। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों की सहायता की जाएगी, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। अब मैं अपनी टीम के साथ इस नंबर का आपको डेमो देने जा रहा हूं। मान लो हमारी टीम की सदस्य उमा एक विक्टिम है, इस वक्त किसी मुसीबत में, और वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। उमा। यस सर। उमा, मिस्ड कॉल नहीं करना है, पूरा कॉल करना है। लेकिन सर मैंने तो अभी कॉल किया ही नहीं आपको। शायद जो कोई हमें लाइव देख रहे होंगे उन्होंने कॉल किया होगा। टेस्ट कॉल, मैं कॉल बैक करता हूं। हेलो। हेलो, मैं एसपी अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? फोन कट हो गया है, मैं दोबारा करता हूं। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्लीज बताइए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? देखिए, अगर आप कुछ हमें बताएंगी नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? प्लीज बोलिए। सर मैंने क्राइम किया। देखिए, ऐसा नहीं बोलते। प्लीज आप हमें बताइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं, आपका नाम क्या है? सर ये लड़की इस हेल्पलाइन पर कॉल करके आत्महत्या करने की बात कर रही है, अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला। प्लीज सर, पर ये हेल्पलाइन बनाई गई थी। प्लीज नो क्वेश्चन प्लीज। सर उस लड़की ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके इस नंबर को सर्विलेंस पर रखो और पता करो कि आखिरी वक्त किस एरिया में एक्टिव था और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। राइट सर। दीदी खोल दो। ठीक है। मेरे को पता है पार्टी मेरे को सपोर्ट करती है,
लेकिन भले ही मुझे टिकट दे दे। तुम मेरे पास क्या किया? कर दिया ना नुकसान। अम्मा क्यों मारा इसको? हमेशा मस्ती मस्ती मस्ती, बस पक्की मस्ती करना है खाली। अम्मा बच्ची है वो, चलता है ये सब। क्या क्या कर रही है? सर उस लड़की ने जिस नंबर से कॉल किया था वो किसी मोहनलाल के नाम पे रजिस्टर्ड है, दैनिक बिहार के एड्रेस पे। और जब उस नंबर से लास्ट कॉल किया गया तब वो नंदीनगर में एक्टिव था। तुरंत मोहनलाल के एड्रेस पे जाओ, हो सकता है लड़की मोहनलाल की कुछ रखती हो। इसका नाम पता करो, फोटो लो, कैसे भी करके ये पता लगाओ कि नंदीनगर में लड़की इस वक्त कहां हो सकती है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा, किसने कोई क्राइम किया है और ये सुसाइड करने वाली है। ये मोहनलाल के घर है? हाँ सर यही है। तो इनके घर में कौन कौन रहता है? सर इनका पूरा फैमिली चेन्नई रहता है। कोई नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर है। दीजिए प्लीज। हेलो जी, आप मोहनलाल बोल रहे हैं? हाँ जी। देखिए मैं कोमाची पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मनीष बोल रहा हूँ। अभी अभी एक लड़की ने आपके दूसरे नंबर से हमें कॉल किया था। मेरे नंबर से? 44061406। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जी। ये नंबर आपके सैनिक बिहार पते पे रजिस्टर्ड है। 4 महीने पहले नंबर लिया था आपने। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 6 महीने पहले मैं उधर गया था सर जी, एक रिश्तेदार के यहाँ मैरिज अटेंड करने गया था। उधर मैंने एक दुकान से मोबाइल सिम खरीदा था सर। वो दुकानदार मेरे डॉक्यूमेंट से मिसयूज तो नहीं कर लिया? तो क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ से आपने किस दुकान से सिम लिया था? सर उस लड़की का नंबर अभी अभी नया नगर में ऑन हुआ है। नया नगर में? अभिषेक, पहले इस लड़की का फोन एक्टिव था नंदी नगर में और अब नया नगर में। नंदी नगर से नया नगर 10 किलोमीटर दूर है। बड़ी लड़की ट्रेवल कर रही है। सर लड़की जो नंबर यूज कर रही है वो किसी मोहनलाल के नाम पे है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा लड़की है कौन? हमारे पास ना इसकी फोटो है ना कोई पहचान, हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वीडियो कॉल। पहले आपकी मेरे से ही बात हुई थी। देखो बेटा, मैं समझ सकता हूँ आप किसी वजह से गिल्ट में हो। देखो बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो सकता है आपसे कोई भूल हुई हो, लेकिन ऐसी कोई भूल नहीं है जो सुधारी ना जा सके। आप हमें खुल के बताइए, आपको क्या हेल्प चाहिए हमारी? नाम क्या है बेटा आपका? आपके पेरेंट्स कौन है? आप कहाँ रहती हैं? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। स्विच ऑफ कर दिया। अभिषेक, मुझे लग रहा है ये लड़की कुछ भी कर सकती है और हमें इसको ऐसा करने से रोकना होगा। इसका फोटो मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूं। सभी सोशल साइट्स और न्यूज चैनल में फोटो सर्कुलेट करो। देखकर तो यही लग रहा था कि ये किसी बस में ट्रेवल कर रही है। नया नगर के पास में जो भी पेट्रोलिंग टीम है उसको इसका फोटो भेजो और इसे अपडेट करो। इस लड़की की उम्र 16 से 17 साल की होगी, मतलब ये जरूर किसी स्कूल या कॉलेज में जाती होगी। आसपास के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब जगह पता करो, हो सकता है वहां से इसके घर वालों के बारे में हमें पता चल जाए। क्विक सर। सर इतने टाइम पहले किसने कौन से नंबर का सिम खरीदा ये मुझे कैसे पता होगा सर? और इस मोहनलाल को तो मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ। इस लड़की को जानते हो? शायद मोहनलाल के डॉक्यूमेंट पे ऐसे सिम दिया हो। नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। और सर हम ऐसा काम नहीं करते। और 6 महीने पहले तक तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी सिम मिल जाया करते थे। शायद वहीं से लीक हुआ वो मोहनलाल का डॉक्यूमेंट्स। ये वही लड़की है
जिसने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके ये बोला था कि उसने कोई क्राइम किया है और वो सुसाइड करने वाली है। आखिर क्या वजह रही होगी, इसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है। हम एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत पता करो। मूव। यस सर। अभिषेक, नयानगर पोस्ट की क्या अपडेट है? सर वहां चेकिंग चालू है। हाँ मनीष। सर मैंने मोहनलाल के पड़ोसियों और उस दुकान वाले से इंक्वायरी की। लगता नहीं मोहनलाल उस लड़की को जानता होगा। पर हमें ये पता तो करना होगा कि जो लड़की ये बोल रही है कि उसने कोई क्राइम किया है, आखिर उसके पास मोहनलाल नाम के किसी आदमी का सिम कार्ड पहुंचा कैसे? और ये पता करने के साथ साथ हमें उस लड़की तक पहुंचने के लिए भी फोकस करना है और ये भी जानना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मनीष, अभिषेक, वो लड़की नंदी नगर में थी। नंदी नगर से उसने नया नगर की तरफ मूव किया। हो सकता है वो नया नगर से होते हुए विजयनगर की तरफ जा रही हो, या फिर विजयनगर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते से वो तिलक नगर होते हुए, नालगोंडा होते हुए नगरेला की तरफ जा रही हो। अभी मैंने जितने भी नाम दिए इन सभी एरियाज में नाकाबंदी करवाओ और आने जाने वाली सभी बसेस की चेकिंग करवाओ। क्लियर है मनीष? ओके सर। ओके अभिषेक। क्या सर? मैं कभी सर अभी एक लेडी का फोन आया था। उसका कहना है कि वो उस लड़की के बारे में जानती है। मैंने उसको थाने बुलवा लिया है। वो लड़की शायद इस वक्त नया नगर में एक बस में ट्रेवल कर रही है। इस रूट की सारी बसेस अच्छी तरह से चेक करो। होगा। उस लड़की का नाम प्रीति है और वो हमारे स्कूल में पढ़ती है। उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रीति? और ये प्रीति रहती कहाँ है? स्कूल के डेटाबेस से मैंने ये एड्रेस निकाला है। उसकी माँ का नाम रेवती नायर है और वो विडो है। प्रीति के फादर नहीं है? जी सर। अभिषेक, मनीष को ये एड्रेस सेंड करो और उससे कहो कि प्रीति की फैमिली से तुरंत जाके मिले। सर। अंदर तो कोई नहीं है सर। किसी पड़ोसी को बुलाओ तुरंत। जी सर। ये तो रेवती है, प्रीति की माँ। प्रीति की माँ रेवती? यहाँ प्रीति और इनके अलावा और कौन कौन रहता है? रेवती के चाचा का घर है ये। पति की मौत के बाद रेवती अपने 2 बेटियों के साथ यहीं रहती हैं, प्रीति और दमयंती। इसके अलावा इनके चाचा के बहू बेटे और 2 पोते भी रहते थे। तो बाकी फैमिली कहाँ है? सर वो शादी में गए थे, मैंने देखा था। लेकिन रेवती, प्रीति और दमयंती यही थे। दमयंती? पर यहाँ तो रेवती की लाश है, तो फिर दमयंती कहाँ है? सर मालूम नहीं। आपने या आप में से किसी ने भी यहाँ किसी को आते जाते देखा? किसी तरह के झगड़े की कोई आवाज सुनी? आपने भी नहीं सुनी? नहीं सर, मैंने भी नहीं सुना। व्हाट? प्रीति की मदर का मर्डर? और सर चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती भी गायब है। प्रीति की छोटी बहन दमयंती? जी सर, मैंने पड़ोसियों से प्रीति के नानागर में लेकर उनसे बात भी की, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें कुछ मालूम नहीं है तो फिर ये चक्कर क्या है? मेरी जब आखिरी बार प्रीति से बात हुई थी वीडियो कॉल पर, तब उसे देखकर ऐसा ही लगा था कि वो अकेली है। ऐसे लगा नहीं कि उसके साथ उसकी छोटी बहन दमयंती भी होगी। सर प्रीति बोल रही थी कि उसने कोई क्राइम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस क्राइम की प्रीति बात कर रही थी वो उसकी माँ का मर्डर तो नहीं? हो सकता है प्रीति ने ही अपनी माँ को मार दिया। अगर ऐसा है तो इट्स रियली वेरी सीरियस। और सबसे बड़ा सवाल, प्रीति आत्महत्या करने की बात कर रही थी तो उसकी छोटी बहन दमयंती कहाँ है? हमें इन सबकी वजहों का पता लगाना होगा। तूने जान लिए मेरे बेटे की, तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इसके में। तो निकलने घर से।
चलो आ जाओ, जिसको जो नाश्ता पानी करना है कर लो, आ जाओ। सर, प्रीति का उसके फैमिली के साथ क्या इशू है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर हाँ, प्रीति हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में भी काफी तेज है। लास्ट ईयर 10th में उसे 2nd रैंक मिला था और सरकार की तरफ से 10th बोर्ड के जितने भी टॉपर्स थे उन सभी को टैबलेट गिफ्ट में दिया गया था। माना प्रीति पढ़ाई में अच्छी है, पर कभी आपने प्रीति में ऐसा कुछ नोटिस किया जो आपको अजीब लगा? सर, प्रीति काफी रिजर्व रहने वाली लड़की थी, लेकिन एक बार उसने स्कूल में एक लड़की के साथ मारपीट की। क्या कर रही हो तुम? क्यों मारी हो ज्योत्सना को? सर, प्रीति एक अच्छी स्टूडेंट थी, इसीलिए उसके बिहाफ में हमने ज्योत्सना के पेरेंट को कन्विंस किया कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले, इससे उसका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता था। तो प्रीति ने माफी मांग ली और सब सेटल हो गया। सर, प्रीति का नंबर फिर से तिलक नगर में ऑन हुआ है। कट कर दिया। प्रीति, हमें मालूम चल गया है तुमने क्या किया है। तुम डरो मत, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। स्विच ऑफ कर दिया। प्रीति बोल रही है कि सुसाइड करने वाली है, लेकिन इसका बार बार फोन ऑन करना ऑफ करना समझ में नहीं आ रहा है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सर, प्रीति ने बोला कि वो सुसाइड करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बातें करके वो लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती हो, जबकि ये साफ है कि प्रीति की मां का मर्डर हुआ है। सर, इस सुसाइड की बात करके कहीं प्रीति खुद को बचाने का रास्ता तो नहीं खोज रही है? अम्मा, अम्मा, देखो आपकी पोती कैसे पूरी मीडिया को और पुलिस वालों को अपने इशारों में नचा रही है। और अम्मा, पुलिस को आपकी बहू की लाश भी मिल गई है। लाश? सर, रेवती के पति की मौत करीब 1.5-2 साल पहले हो गई थी। प्रीति का उसकी मां से किसी तरह का कोई झगड़ा? आए दिन का झगड़ा, क्योंकि ये प्रीति के सगे नाना थोड़ी थे, इसीलिए मामा मामी इन लोगों को अपना बोझ समझते थे। प्रीति के नाना सगे नहीं है मतलब? रेवती के माँ बाप तो काफी पहले ही गुजर गए थे। अब पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। और सर, प्रीति के मामा मामी के बच्चों के साथ जब भी प्रीति का झगड़ा होता था, प्रीति की माँ बेचारी प्रीति को ही गलत ठहराती थी। तूने मेरी बुक फाड़ दी। खबरदार, आज के बाद जो मेरी बुक फाड़ी। क्या चल रहा है यहाँ? प्रीति दीदी ने मुझे मारा। मैंने कितनी बार बोला तुम दोनों को इस लड़की से दूर रहा करो। क्या हो रहा है ये सब? आपकी नवासी ने मेरे बेटे को मारा। नाना, इन लोगों ने मेरी बुक फाड़ दी। फाड़ दी तो क्या हुआ? हमारे दिए पैसों से पढ़ती है और हमारे ही बच्चों पे रौब जताती है। देखा रेवती, इस लड़की के तेवर अब बच्चों पे हाथ भी उठाती है। ये क्या है प्रीति? हाँ, जिनका दिया खाती है उन्हीं के साथ लड़ती है तू? अम्मा, लेकिन चल चल। पुलिस ने इस लड़की की पहचान कर ली है। इसका नाम प्रीति है। अगर आपको कहीं भी ये लड़की दिखाई दे तो तुरंत पुलिस के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रीति के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने के साथ साथ ये पता लगाना भी जरूरी है कि प्रीति अगर हमसे भाग रही है तो उसकी छोटी बहन दमयंती की गायब होने के पीछे क्या चक्कर है। प्रीति का फोन इस बार नया नगर से ट्रेवल करके तिलक नगर में ऑन हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्रीति नागरेगा की तरफ ट्रेवलिंग कर रही है। सभी पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो और प्रीति के स्कूल मेट से भी मिलो, उनसे शायद हमें कोई लीड मिल सकती है।
प्रीति के सभी दोस्तों को बोलो कि लगातार वो प्रीति को कांटेक्ट करते रहें, और अगर किसी की भी प्रीति से बात होती है तो वो कैसे भी करके प्रीति को वापस बुलाने के लिए कन्विंस करें, कैसे भी करके। सर, ये सब देख के हमने प्रीति को कई दफा फोन लगाया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। किस नंबर पर फोन लगा रहे थे आप? सर 444-061-461। लेकिन ये नंबर तो किसी मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मोहनलाल आपका प्रीति का लगता क्या है, जो प्रीति उसका नाम का नंबर यूज करिए? मोहनलाल? सर, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते, और हमें नहीं पता कि प्रीति का नंबर किसी मोहनलाल के नाम पे है। तो फिर आप लोग जानते क्या है? देखिए सर, प्रीति क्या करती थी क्या नहीं करती थी वो हमें कुछ नहीं बताती थी, बल्कि रेवती दीदी तो खुद उससे तंग आ गई थी। बहुत हाथ उठने लगा है तेरा। क्यों मारा तुमने विशाल को? गलती हम लोगों की थी, और अब मुझे बोल रहे हो आप माँ हो या दुश्मन? दुनिया लड़की की दुश्मन ना बन जाए, इसलिए एक माँ को अपनी बेटी की दुश्मन बनना पड़ता है। तुम जब मेरी तरह दो दो बेटियों की माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा हम यहाँ रहते हैं और यहाँ कहीं खाते हैं। रहने दो माँ, आपको ना मेरी पड़ी ही नहीं है, और मैं ये आजमा के भी देख चुकी हूँ। शायद दादी सही कहती थी, आप मेरी नहीं अप्पा की भी दुश्मन थी। सर, प्रीति के तेवर बिल्कुल उसकी दादी के जैसे होते जा रहे थे। तो आप कहना चाहती हैं कि प्रीति वाकई में अपनी माँ का मर्डर करके भाग गई? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। जगन्नाथ जी, तो फिर हमें फोन पे वो आत्महत्या करने की बात क्यों बोल रही थी? और ये दमयंती कहाँ है? सर, हमें उसका अंदाजा नहीं है सर। सर, ये सब देख के मुझे तो रेवती के ससुराल वालों पर शक हो रहा है। कैसा शक? सर, रेवती की सास और देवर अच्छे लोग नहीं। उन्होंने पहले रेवती पर प्रीति के आपा के मर्डर का इल्जाम भी लगाया था। प्रीति के आपा का मर्डर? सर, वो झूठा इल्जाम था। बाद में ये सब बात साफ हो गई थी कि दामाद जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सर, ये सब उनकी चाल थी। ये सब करके वो रेवती और उनकी बेटियों का जायदाद पे से हक मारना चाहते थे। चाचा, दर्शन जी के अम्मा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे अम्मा और अब्बा के बाद आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा। मेरी बेटी को और हमको यहाँ रहने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत बोलो रेवती, मैं हूं ना तुम्हारा चाचा, और ये घर भी तुम्हारा है। सर, रेवती को उसके ससुराल वालों से कोई हिस्सा नहीं मिला। अब रेवती के सब्र का बांध टूट रहा था। वो उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का सोच भी रही थी, और जब रेवती और उसकी बेटियां घर में अकेली थी तो ये सब हो गया। सर, मुझे तो उसके ससुराल वालों पे डाउट है सर। अगर ऐसा है तो प्रीति किस वजह से सुसाइड करने का बोल रही है? प्रीति अपने फादर के क्लोज होगी। प्रीति के फादर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तब हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर प्रीति की दादी प्रीति की मां पर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का आरोप लगा रही थी, तो हो सकता है ये बात काफी पहले उसके दिलो दिमाग में घर कर गई है, और रेवती का मर्डर प्रीति के फादर दर्शन की मौत का बदला हो। लेकिन इस थ्योरी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह था कि प्रीति की छोटी बहन दमयंती कहां गायब थी। इसलिए हम एक दूसरी थ्योरी बना रहे थे, और वो ये कि शायद प्रीति का हमें फोन करना, सुसाइड करने की बात करना किसी की कहीं कोई चाल तो नहीं है। शायद दमयंती को किसी ने अगवा करके प्रीति को ये सब करने के लिए, बोलने के लिए मजबूर किया हो। इस थ्योरी को लेकर प्रीति की दादी और चाचा हमारी रडार पर थे। सुबह 11 बजे हमें प्रीति का कॉल आया था। उसके बाद 4 घंटे बीत चुके थे और प्रीति हमें हमसे काफी दूर नजर आ रही थी। इसी बीच प्रीति की एक स्कूल फ्रेंड का बयान सामने आया, और उसका वो बयान इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। सर, ये प्रीति की अच्छी दोस्त है, ये नैनिका। आप इसके साथ बात कर सकते हैं। हाँ सर, मैं प्रीति को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आई डोंट बिलीव कि प्रीति अपने मदर के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपनी माँ के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुन सकती थी सर। और एक बार तो ज्योत्सना ने भी उसकी माँ के बारे में उसे कुछ कहा था। अच्छा, ज्योत्सना के अलावा प्रीति का किसी और से कोई इशू या प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था। लेकिन एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसी बात?
रुक्मणी जी घर पे हैं क्या? जी हाँ। सर मेरे बेटे को हार्ट अटैक जरूर आया था, लेकिन हार्ट अटैक दिलवाया भी जा सकता है। मेरे को लगा रेवती ने ही खाने में कुछ मिला के दर्शन को दे दिया होगा सर। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था। और रेवती को घर से निकाल के उसे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल ही नहीं किया, बल्कि आपकी बातों का उसके दिलो दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि वो भी अपनी मां पे शक करने लगी। हो सकता है कि आपने उसे बरगलाया, हो सकता है कि आप लोगों का भी रेवती के मर्डर में हाथ हो। अब ये क्या बोल रहे हैं सर? अरे प्रीति खुद बोल रही है कि ये क्राइम उसने किया है और इसी वजह से वो सुसाइड करने वाली है। हाँ सर, आप उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं। प्रीति को छोड़ और चुपचाप ये बता, दमयंती को कहां गायब कर दिया? हाँ, आप ऐसे हम पे शक नहीं कर सकते हैं। और रही बात रेवती भाभी के हिस्से की, तो आपको एक बात साफ कर दूं, दर्शन नाना ने अपनी मौत के पहले ये घर तक गिरवी रख छोड़ा था। चुनाव लड़ने का शौक था उनको, और एमएलए की टिकट की लालच में सर उन्होंने लाखों रुपए बाहर से उधार लेकर पार्टी को दान दे दिया था। लेकिन सर उसके पहले उनकी मौत हो गई और रेवती भाभी को देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। और दर्शन नाना अपना तो क्या सर, मेरे हिस्से तक का पैसा डुबो बैठे हैं। और सर आपको तो पता कि पार्टी वाले किसी का पैसा लेने के बाद वापस तो करते नहीं है। ये एमएलए का टिकट कौन सी पार्टी दे रही थी उन्हें? प्रीति का बाप मेरी पार्टी का कार्यकर्ता था। मैं किसी भी हाल में फंसना नहीं मांगता है। कुछ भी हो जाए, इस सबका मेरी पार्टी की छवि पर कोई बुरा असर नहीं होना मांगता है। और प्रीति की इस दोस्त नैनिका ने भी ये चौंका देने वाला बयान दिया है। एक बात है सर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर नैनिका के इस बयान में सच्चाई है तो ये इस केस का सबसे चौंका देने वाला एंगल है। सुनो, ये इस लड़की को देखा है? हाँ सर, ये लड़की हमारे साथ बस में थी। अब कहाँ है वो? सर उसने नारेकल का टिकट लिया था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए तिलक नगर में रुकी थी और वो लड़की वहीं पर उतर गई थी और फिर वापस चढ़ी नहीं। सारा तिलक नगर छान मारो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्विक। सर ये सरासर झूठ है। भला मैं अपनी नवाजी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन उसकी दोस्त नैनिका ने तो हमें यही बताया। सर प्रीति ने मुझे खुद बताया था कि उसके नाना उसे काफी टाइम से मोलेस्ट कर रहे हैं। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। और आप सच बोल रहे हैं इस बात की क्या गारंटी है? देखिए जगन्नाथ जी, अभी भी कह रहा हूं, जो सच है वो बोलिए। आपकी बेटी का मर्डर किसने किया? दमयंती और प्रीति कहां है? बताइए। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा उस लड़की ने आपको बताया है। हाँ सर, आप पप्पा पे ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। सच तो ये है कि रेवती दीदी खुद प्रीति के चरित्र पर शक करती थी। बोल, कौन था वो लड़का? अम्मा बेवजह मुझ पे शक कर रही हूँ, मैं नहीं जानती उस लड़के को। लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या चल रहा है तेरा उस लड़के के साथ? बोलना। कुछ नहीं चल रहा है। आपको मुझ में ट्रस्ट नहीं है क्या? देख, मुझे घुमाने की कोशिश मत कर तू। मैंने देखा वो लड़का और तुम एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आईपीएस बनने का सपना कैसा पूरा करेगी तू अपने आप का? हाँ, बोलना।
प्रीति की दोस्त पर भरोसा मत कीजिए। नैनिका ने वही कहा होगा जो प्रीति ने उसे बोला होगा। सर, प्रीति नादानी में आकर हम सबसे बदला लेने के लिए सब कर रही है। भले ही अप्पा ने प्रीति को बचाने के लिए बोला हो कि उसने अपनी माँ को नहीं मारा, लेकिन सर प्रीति ऐसा कर सकती है। और सर प्रीति को ही पता होगा कि दमयंती कहाँ है। अभिषेक सर, मैंने प्रीति के उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड एक दूसरा नंबर भी मिला है। मोहनलाल का दूसरा नंबर? हाँ सर, ये नंबर प्रीति के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा था। हो सकता है कि प्रीति के साथ कोई हो जो मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा हो। मोहनलाल का दूसरा नंबर ऑन है अभी? सर, ये नंबर इस वक्त तिलक नगर के ज्ञानेश्वर कॉलोनी में एक्टिव है। इस नंबर को सर्विलांस पे रखो और ज्ञानेश्वर कॉलोनी की पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो। शायद प्रीति हमें वहीं मिल जाए। सर, इस बिल्डिंग में गई थी। सर, ये देखिए सर, ब्रोकन टाइम मिला है। हो सकता है प्रीति का हो। इसको ऑन करने की कोशिश करो। सर। हाँ मनीष। सर, मैंने प्रीति के कजिन मोहन से इंक्वायरी की तो उसने बताया कि प्रीति अपने पास एक दूसरा मोबाइल भी रखती थी और इसके बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता था। नहीं अंकल, लेकिन प्रीति दीदी बहुत अच्छी है। वो मुझसे सारे सीक्रेट शेयर करती हैं। सीक्रेट्स? अच्छा बेटा, कैसे सीक्रेट्स? हमको भी बताओ। अंकल, प्रीति दीदी के पास एक और फोन है। देखो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर पर हूँ। दीदी, दीदी, आपके पास दो फोन है? ये लो, तुम ना टैब से खेलो, ठीक है? पर तुम प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। जाओ। मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड पहला नंबर जो प्रीति यूज कर रही है, उस नंबर के साथ साथ मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दूसरा नंबर भी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दोनों नंबर प्रीति ही यूज कर रही है। लेकिन सर, ये मोहनलाल तो चेन्नई में है, कंफर्म किया मैंने। वही तो, और मोहनलाल के नाम पर रजिस्टर्ड दोनों नंबर यहाँ पर प्रीति यूज कर रही है। कहानी तो समझ में नहीं आ रही है। सर टैब प्रीति का ही और इसमें कुछ वीडियोस भी है। मनीष, बाद में बात करता हूँ। अब तक जो हम इस केस की थ्योरी मानकर चल रहे थे, उसके अलावा भी इस केस में कई एंगल हैं। हेलो। ओके सर, मोहनलाल का जो दूसरा नंबर है वो अभी अमरेली में एक्टिव हुआ है। मूव, कम फास्ट, मूव। देखो, दमयंती को कुछ मत करो, मैं आ रही हूँ। नंबर यहीं के एक्टिव दिखा रहा है सर, इसी बिल्डिंग में। मतलब प्रीति इसी बिल्डिंग में है। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा ताकि प्रीति अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा सके। हमारी छोटी सी लापरवाही प्रीति की जान ले सकती है। कमल, एक छोटी टीम के साथ यहाँ पर तैयार रहो। सर। अभिषेक, मेरे साथ आओ।
पास नहीं आ रहे, लेकिन बेटा ये कदम ठीक नहीं है। देखो, हमें पता चल गया है आपके साथ क्या हुआ है। नहीं सर, आप कुछ नहीं जानते और अब आप मुझे नहीं बचा सकते। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। हम आपकी बहन दमयंती को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा उसे, आई प्रॉमिस यू। लेकिन बेटा ये नहीं, बस आप मेरी बहन दमयंती को बचा लीजिए सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस नैनिका, हमें पता चल गया कि प्रीति के दूसरे नंबर पर तुम लगातार प्रीति के टच में थी। तेरा क्या हुआ तेरी बहन भुगतेगी प्रीति। अगर तू 20 मिनट में वेयर हाउस नहीं पहुंची, तेरी माँ की तरह दमयंती भी मारी जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया वो सब श्रीनिवास के कहने पर किया है सर। ये श्रीनिवास कौन है? सर लड़कों के पास से नैनिका का भी वैसे वीडियो मिला है जैसा वीडियो में प्रीति के टैब में मिला था। मतलब नैनिका सच बोल रही है? सर वो लड़के मुझे भी ब्लैकमेल करते थे, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो उन्होंने मुझसे कहा था। और सर सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कों के मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में नैनिका और प्रीति जैसी कई और भी लड़कियों के फोन वीडियोस हैं। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा एक्सेस है। इसके लिए हमें प्रीति का भी बयान लेना होगा। कैसी है वो? प्रीति नहीं! फिलहाल वो ठीक है सर। जब मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी तब मुझे टैब प्राइज में मिला था। तब मुझे उसे यूज तक करना नहीं आता था। नैनिका ने मुझे सिम अरेंज करके दिया और फिर उसने मुझे फ्रेंड्स बुक के बारे में बताया और फिर एक दिन मुझे श्रीनिवास ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। फिर हम फ्रेंड्स बुक पर चैटिंग करने लगे। प्रीति मुझे अपना सच्चा दोस्त समझने लगी थी और एक दिन मैंने उसे कॉल किया, मिलने के लिए बुलाया। फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर खुद से रेप किया सर। उन्होंने मेरा रेप ही नहीं किया, उसकी वीडियो भी बनाया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देंगे। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। आज उनके साथ सोने तेरे को। उनसे डर के मैं रोजाना इसके बदले उनसे पैसे लेते। इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, तुमने ये बात अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताई? उनको बताने का क्या फायदा था सर? वो तो पहले से ये इतना सब जानने के बाद भी माँ ने मेरा भरोसा नहीं किया। प्रीति, तुमने हमसे ये क्यों कहा कि तुमने कोई क्राइम किया है? मेरा क्राइम यही है कि मैंने उन लड़कों के कहने पर गलत काम किया। तुमने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो उन लोगों ने किया है। प्रीति की मां को तुम लोगों ने मारा था ना? हाँ सर। जब हमने देखा कि प्रीति सुसाइड की बात कर रही है तो हम सब डर गए थे। हमें लगा अगर आप उस तक पहुंच गए तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए सर हम प्रीति को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर गए। क्या तेरी बेटी? हाँ, मरना चाहती है वो? आयो, उससे पहले तू मर। आजकल के माहौल में ये जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाएं। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करें, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सही
और गलत इंसान की पहचान करूं। प्रीति, नैनिका या इनके पेरेंट्स पहले ही हमारे पास आए होते तो इन अपराधियों का हौसला इतना नहीं बढ़ा होता। इस केस का ये दयनीय असर आज भी कोमाची में बरकरार है। ये गंभीर मुद्दा है, इस पर हम सबको एक बार सोचना चाहिए। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।